नमस्कार, मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो एक प्रोफेसर भी है और समाज सेवा में उनका काफ़ी रुझान भी है। आइए मिलवाते हैं श्री अंजना गर्ग। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले हमने देखा आपकी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से कि आपका समाज सेवा में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ये जो आपका समाज सेवा में इंटरेस्ट कैसे आया? ये मुझे पारिवारिक वातावरण ऐसा मिला। मेरे पिता, मेरे माता और मेरी दादी, पूरा परिवार ही ऐसा है वो जो कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे अपने परिवार से मिला है। तो जैसे मैम आप समाज सेवा में हो और एक अध्यापिका भी रह चुके हो, और तो आपका समाज सेवा की तरफ रुझान कैसे आया? समाज सेवा में मैंने आपको बताया कि पारिवारिक वातावरण मुझे ऐसा मिला कि वहीं से मैंने ये समाज सेवा की जो अलग है मेरे अंदर जगी। मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरी दादी, मेरा पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं वो समाज सेवा से जुड़ा रहा है और बहुत पहले वो फ्रीडम मूवमेंट में भी उन्होंने काम किया था। मतलब आप उन्हीं के संस्कारों के माध्यम से आप भी समाज सेवा में हो? पारिवारिक संस्कार ऐसे। हाँ जी। तो अगर मैम बात की जाए महिलाओं की, तो जैसे महिलाएं घर का काम भी करती है, नौकरी भी करती है, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शोषण बढ़ रहा है? देखिए, सभी तो नौकरी नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ काम करती हैं। जो महिलाएं नौकरी करती हैं और घर का काम भी करती हैं, वो इसलिए हमें शोषण नज़र आता है क्योंकि पुरुषों को अभी वो शिक्षा नहीं मिली कि उनको भी घर का काम साथ में करवाना है। अगर घर का वातावरण ऐसा हो जाए कि पुरुष भी काम कर रहा है और महिला भी काम कर रही है और पुरुष बराबर घर के कामों में भी सहयोग दे रहा है, तो तब कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तो शोषण जैसी कोई बात नहीं रहेगी। हाँ, अगर उसको ऑफिस से जाके घर में 5 बजे के बाद खाना भी बनाना है, बच्चों को भी संभालना है, होमवर्क भी कराना है, फिर वो गलत है, फिर उसके स्वास्थ्य के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पुरुषों को इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा। अगर महिलाएं नौकरी करती हैं तो उनको भी घर के कामकाज में सहयोग देना होगा। हाँ जी मैम। जैसे मैम बात की जाए लड़कियों की, आज भी बहुत सी लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए वंचित है, तो ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है? नहीं, गलत तो यही है। अगर ऐसा होता है समाज में कि पुरुषों को या लड़कों को तो हम उच्च शिक्षा देते हैं या उनको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है, या जब घर में कोई काम होता है तो उसके लिए लड़कियों का स्कूल छुड़वा लिया जाता है, तो ये न्याय संगत नहीं है। लड़कियों को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के अलावा उनको आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चियाँ आत्मनिर्भर ना हो तो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। बच्चियाँ पहले अपने पैरों पर खड़ी हों, आत्मनिर्भर हो, कोई ना कोई उनके हाथ में हुनर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने सोर्स ऑफ इनकम, यानी वो कुछ कमा सकें और अपने पैरों पे खड़ी रहें, तो तभी वो ठीक रहे। हाँ जी। जैसे महिलाएं रोजगार के साधन क्या क्या अपना सकते हैं? अगर जैसे आप कह रहे हो कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो इस कारण से रोजगार के साधन क्या क्या अपना सकते हैं महिलाएं? महिलाओं को सिर्फ नौकरी की तरफ नहीं देखना, खासकर सरकारी नौकरी की तरफ नहीं देखना। बहुत सारे घरेलू काम भी ऐसे हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो घर में बैठ के भी वो कर सकती हैं और साथ साथ अपने परिवारों को भी संभाल सकती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं, जो मैं गाँव में जाती हूँ वहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएँ या अनपढ़ भी हैं, वो कहती हैं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जैसा कि कहती हूँ, वो गमले बना के बेच सकती हैं, वो बत्तियां बना सकती हैं, वो मास्क बना सकती हैं, वो अब सैनिटाइज़र बना सकती हैं, जो कोविड-19 की व्यवस्था में वो सब्जियां काट के शहरों में बेच सकती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम हैं, दालों के पैकेट बना के, मसालों के पैकेट बना के, अचार बनाकर बेच सकती हैं। और अगर उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि अपना सामान खरीदें फिर अचार बनाएं, ये सब करें, तो किसी भी परिवार के साथ कि मैं आपका आके अचार डाल दूँगी, तो वही उनका सामान होगा, उनका वो सब कुछ होगा और वो वहाँ पर आके बनाएगी। ऐसे किसी घर में लड्डू बना सकती है, किसी घर में मठियाँ बना के दे सकती है, या वो उनको सामान दे देंगे या पैसे दे देती हैं पहले और वो अपने घर से बना के वो सामान उनको मुहैया कराती है। तो इस तरह से महिलाओं के पास बहुत सारे काम ऐसे हैं जो घर बैठे भी कर सकती हैं और या फिर वो उसको उद्योग धंधे के रूप में भी शुरुआत कर सकती हैं और धीरे धीरे उस समय के साथ उनका जो काम है वो आगे बढ़ जाते हैं। स्वयं सहायता समूह है, उनको बनाकर भी इकट्ठे काम कर सकती हैं। तो इस तरह से महिलाओं को अगर थोड़ी सी समझ से चलेंगी और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगी तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको अपनाकर वो आत्मनिर्भर भी होंगी और उनके बहुत सारे समय का सदुपयोग भी हो जाए। जैसे मैम आपने कोविड-19 की बात की, आपको नहीं लगता कि कोविड-19 में घरों में घरेलू हिंसा बढ़ रही है?
हाँ, ये तो हम न्यूज़पेपर्स में ही पढ़ रहे हैं। जो आपने देखा है कि पूरे विश्व में ही वैसे तो घरेलू हिंसा बढ़ी है और वहाँ रिकॉर्डिंग रजिस्टर भी हो रहे हैं केस। भारत में भी घरेलू हिंसा बढ़ी है और उसके अलावा ये है कि यहाँ केस उतने चाहे रजिस्टर नहीं हो रहे, लेकिन हमारे संज्ञान में ये आ रहा है कि घरेलू हिंसा बढ़ी है। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज रहा है और पुरुषों को कार्य करने की आदत नहीं है और पूरा परिवार घर में है, घर के कार्य बड़े हैं। जो घरों में काम करने के लिए आते थे काम करने वाले, वो नहीं आ रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से वो घरों में उनको हम नहीं बुला रहे। तो इसलिए सारे घर के कार्यों का बोझ जो है वो महिला के ऊपर आ गया है। या दूसरा, जब हम पास रहते तो बहुत सारी एक दूसरे की कमियों का भी हमें पता लगता है और धैर्य का कहीं अभाव है लोगों में। और उस कारण से क्या है, महिला के ऊपर हाथ उठाने में पुरुष जो नहीं देर लगाता या उसको ये समझ नहीं है कि ये भी इंसान है और इसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, जब वो ये समझने लग जाएगा तो घरेलू हिंसा अपने आप ही रुक जाएगी। हाँ जी। और ये सिर्फ अनपढ़ लोगों में नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है। ये बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में भी घरेलू हिंसा जो है बहुत बड़े स्तर पर फैलती जा रही है। जैसे मैम आज के समय में देखा जाए तो कि भ्रूण हत्या भी काफ़ी बढ़ रही है, लड़कियों या महिलाओं पर तेजाब फेंका जा रहा है, लड़कियों का स्कूल के समय, कॉलेज के समय लड़कियों का पीछा किया जा रहा है। ये कहाँ तक आपके विचारों के माध्यम से कहाँ तक गलत है या कहाँ तक सही है? गलत तो सारा ही है बेटा। अगर लड़की का पीछा किया जा रहा है, उसको उसकी चुन्नी खींच ली जाती है, उसका रास्ता रोक लिया जाता है। और मैं कई ऐसी बच्चियों को जानती हूँ जिनका स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस वजह से छूट गई। घर वालों ने कहा जी बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर कोई ऊंच नीच होगी तो कल को इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि हमारे समाज में जो पूरा का पूरा दोष है वो लड़की के ऊपर डाल दिया जाता है। तो इसलिए या फिर तेजाब जब फेंका जाता है तो उसका कारण क्या होता है कि लड़के ने उसको प्रपोज किया, उसको ये कहा है कि तुम मेरे से शादी करो, और लड़की ने अगर मना कर दिया तो कहते तुम कौन होती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो उसका चेहरा जला देता है, उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है। इतना अमानवीय जो व्यवहार किया जाता है, ये कहाँ है? ये सारी पितृसत्तात्मक की जो चीज़ें हैं, जो उसका अहम है पुरुष का, वो उसको ये सब करता है। और वो महिला को सोचता है कि या तो तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगी, नहीं तो तुम कुछ भी, मैं तुम्हें कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, या भ्रूण हत्या जो हो रही है, हम देख रहे हैं कि कानून बहुत बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं। अब आंकड़ों के में जाएंगे तो हरियाणा के ही ले लो कि कितने पूरे राज्यों में सबसे कम है। यूनियन टेरिटरी के बाद अगर राज्यों का हम नंबर देखते हैं तो हरियाणा में लड़कियों की संख्या 2011 के आंकड़े हैं जो कम है। उसके बाद हम कह भी रहे हैं कि कुछ गाँव में बढ़ी हैं, कुछ सरपंचों ने इसके लिए कोशिश की है, लेकिन कितनी बढ़ी है? क्यों हरियाणा में लड़कों की शादियाँ नहीं हो रही? क्यों मोल की लड़कियाँ लाई जा रही हैं? बाहर से खरीद के लड़कियों को लाती हैं, फिर वो 2-3 साल यहाँ रही या उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। 1 या 2 लड़के पैदा करने के बाद उनको निकाल दिया जाता है। तो एक के बाद एक चेन बनी हुई है। इतनी समस्याएं हैं महिलाओं के साथ कि जिनका अगर समाधान नहीं किया गया तो एक दिन मुझे लगता है समाज रहने लायक नहीं बचेगा। या फिर इतना ज़्यादा एक तरफ अत्याचार बढ़ जाएंगे या एक तरफ इतनी समस्याएं बढ़ जाएंगी कि कहीं भी हम अपने आप को शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैडम कहीं ना कहीं लड़कियां भी प्रेम की सीमाओं को लांघ रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? उसका कारण ये है कि हमारे समाज में इसके ऊपर विचार विमर्श नहीं होता। हम इसके ऊपर बातचीत नहीं करते। हम अपने बच्चों को घर से ये समझाते नहीं है, ना तो किसी भी तरह की शिक्षा इसके ऊपर दी जाती है शादी के बारे में या शादी के बाद में आपने किस तरह से रहना है। अगर ये सारी शिक्षा उनको दी जाए और उनको ये बताया जाए कि पहले आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, पहले पढ़ लिख कर या किसी भी काम को सीख कर अपने पैरों पे खड़े हो, और उसके बाद अगर बच्ची भी घर में आके ये कहती है कि मैं इस बच्चे से शादी करना चाहती हूँ, इस लड़के से, तो घर वाले एकदम एंटी हो जाते हैं, बिल्कुल विरुद्ध हो जाते हैं। कहीं जाति का प्रश्न आ गया तो कहीं गाँव का प्रश्न आ गया तो कहीं दूसरा प्रश्न आ गया, और उसके साथ ही समस्या खड़ी होती है ऑनर किलिंग की। अगर लड़की ने कह भी दिया कि ये मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो लड़के को मार दिया जाएगा, लड़की को मार दिया जाता है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि लड़कियों को मार दिया जाता है और उसको कहते हैं ये तो ऑनर किलिंग है। जी नाक की बात थी, तो मैं तो ये कहती हूँ नाक बचाई कहाँ? जब आप पूरे गाँव में सबको पता लग गया, आप जेल में चले गए, और इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं परिवार भुगतता है। उसमें आप लोग अक्सर देखेंगे फादर शामिल होता है, भाई शामिल होता है, मामा, चाचा, फूफा, ऐसे आदमी लोग होते हैं, और वो सारे जेल चले जाते हैं तो 5-6 परिवार उजड़ जाते हैं।
हाँ जी, जो पैसा होता है वो मुकदमे पे लग जाता है और महिलाओं को रोज ये सुनना पड़ता है इसका पति तो जेल में है, या छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता लगता है कि इसके बाप ने कत्ल कर दिया था इसलिए ये जेल में है। तो ऑनर तो कहीं बचता ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आती ये परिवारों को कब समझ आएगा और कब ये होगा। ये तब हो पाएगा जब हम अपने बच्चों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी बचपन से ये शिक्षा देंगे कि आपने किस उम्र में जाके ये शादी करनी है और कब करनी है। और उससे और दूसरा, हम अपने बच्चों को रोज़ उनसे बातचीत करें। हम तो दूरी बनाए रखते हैं, इसलिए बच्चे माँ बाप से बात ना करके, घर में बात ना करके बाहर वाली जगहों पे जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वहाँ प्रेम ढूंढते हैं, जिसके कारण वो कई बार भटक जाते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ये है कि माँ बाप को बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा। हाँ जी। जैसे मैम आप प्रोफेसर भी है, हमने आपके बारे में काफ़ी कुछ देखा भी है और सुना भी है, लेकिन जो आपका समाज सेवा है, समाज सेवा क्या क्या कर रहे हैं समाज में आप? मुख्य उद्देश्य मेरा समाज सेवा ऐसा कुछ नहीं कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ। बहुत सारी दुनिया बड़े बड़े काम कर रही है, समाज सेवा कर रही है। एक थोड़ा सा हम प्रयास कर रही हूँ कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें ये मौका मिला, इसलिए हमें अब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो सबसे बड़ा उद्देश्य है गांव के, हरियाणा के जो गांव हैं वहाँ बहुत ज़रूरत है। सिर्फ महिलाओं को नहीं, जो युवा वर्ग है वो भी कहीं भटकन में है, उनको सबको ये लगता है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए और उसके कारण क्या है कि वो बहुत सारे साल, बहुत सारा पैसा भी इसके लिए कई बार बर्बाद कर देते हैं। तो उनको ये राह दिखाती हैं कि कोई छोटे छोटे अपने उद्योग धंधे करें, कोई छोटा छोटा काम करें, जिससे क्या है, और जब महिलाओं को हम काम लगा देते हैं उससे क्या होता है कि महिलाओं के जो बेटे होते हैं वो भी काम लग जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कई बार गलत रास्तों पे चले जाते हैं या अक्सर घर में लड़ाई झगड़े क्लेश रखती हैं। तो जो माँ कुछ बनाती है, जैसे एक महिला को हमने पोचे बनाने सिखाया, तो पोचों के 2-2 के पैकेट बनाती, तो जो लड़का था वो पहले रोता खा के बेचता था, वो रोहिणी की तरफ जा रहा है और वहाँ जाके उनको दुकान पे रखा आता है, जितने बिक जाते हैं वो कहते हैं उतने पैसे लेके आता है। लेकिन उनको एक ही चीज़ हम सिखाते हैं कि आम बड़ी कंपनियों से अपने रेट आप लोगों ने कम रखने हैं। तो इस तरह से हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि जो भी ये लोग हैं इनको हमने कोई काम धंधा लगाना है। दूसरा उद्देश्य है कि महिलाओं के अंदर हाइजीन की बड़ी समस्या, स्वच्छता की, जिससे उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ख़ासकर जो महामारी पीरियड्स के समय में उनको स्वच्छता के बारे में ज्ञान नहीं है या वो सैनिटरी नैपकिन्स का प्रयोग नहीं करती हैं। तो आजकल हमने गाँव में जाकर सैनिटरी नैपकिन्स बनाने उनको सिखाने शुरू किए हैं। उनके अंदर हम जो मतलब लोगों को, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं आप? पुरुषों को भी साथ में जागरूक करें, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि जो महिला के अकेले के वो नहीं, अगर उनको कोई लाके नहीं देगा तो सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसलिए हम उन सबको ये कहते हैं कि अगर घर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि जो महिला है वो धूरी है, पर अगर वही बीमार होगी, अगर वही रोज़ मेडिकल के चक्कर काट रही है तो आपका घर तो अव्यवस्थित हो ही जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुरुष महिलाओं की इन समस्याओं पे ध्यान दे, उसकी स्वच्छता पे ध्यान दे, ताकि महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। तो दूसरा, हम इसके ऊपर थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कुछ हद तक हमें थोड़ी सफलता भी मिल रही है और लगातार इसमें प्रयास जारी रखेंगे कि किसी तरह से लोगों को रोज़गार दिलवाएं। और दूसरी बात है कि स्वच्छता के बारे में ये 2 मुद्दे लेकर हम मुख्य रूप से चल रहे हैं। मैम, जैसे इसके साथ साथ हमने देखा कि आप कहानियाँ भी लिखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी है, लेकिन आपका मेन उद्देश्य क्या है? कहानियाँ लिखने का उद्देश्य तो यही है कि जब भी आप समाज में कुछ ऐसा देखते हैं कि जो आपके मन को बेचैन कर, कहीं अन्याय होता देखते हैं, आप बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, आप वहाँ झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मन इतना विचलित हो जाता है कि ये व्यवस्था जो है वो ख़राब है, ये शोषण कर रही है कहीं किसी का, तो सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि शब्दों के माध्यम से उसको आप व्यक्त कर दीजिए। और फिर क्या है कि बहुत सारा मन कई बार हल्का हो जाता है और कहीं जहाँ हम कई बार संदेश पहुँचाना चाहते हैं, जो व्यक्ति वहाँ गलत कर रहे होते हैं, कहीं उनको पहुँच भी जाता है, या कोई अगर उसके माध्यम से परिवर्तन उनमें आ जाए, तो मुझे लगता है हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। मैं अपने आप को कोई ऐसी लेखिका नहीं मानती, लेकिन हाँ, उद्देश्य क्या है कि समाज सेवा लेखन के माध्यम से कि ऐसा लिखें जिससे लोगों के मन में परिवर्तन आए, लोगों की सोच बदले, लोगों की मानसिकता बदले, चाहे वो ऑनर किलिंग है, चाहे वो भ्रूण हत्या है, चाहे महिलाओं के साथ कोई अत्याचार है, या कोई दूसरी तरह का ढकोसले, चाहे राजनीति के माध्यम से या किसी भी तरीके से हो रहे हैं, उनमें परिवर्तन किस तरह से लाया जा सकता है। हाँ, वही बात है मैम, जब तक व्यक्ति खुद नहीं बदलेगा तो समाज कैसे बदलेगा? तो व्यक्तियों से ही समाज बना है ना। जो परिवार है वो सबसे बड़ा छोटा यूनिट है। अगर हम अपने आप को और अपने परिवार को बदल लें, सब परिवार के सदस्य अपने आप को बदलें और पूरा यूनिट वो बदल गया, उसके बाद पूरा समाज। हम बाहर का तो देखें ही नहीं, सबसे पहले अपने परिवार को ठीक कर लें, बस पूरा समाज व्यवस्थित और अच्छा हो जाएगा। हाँ जी।
तो मैम इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन आपसे कि महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, यंग व्यक्ति है, उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सिर्फ महिलाओं को संदेश देने की ज़रूरत नहीं, पूरे समाज को ही संदेश देने की ज़रूरत है। भी जितनी भी समस्याएं पैदा होती हैं किसी एक कारण से तो नहीं, जो जिन समस्याओं की हमने अभी बात की है, चाहे वो ऑनर किलिंग है, चाहे तेज़ाब फेंकना है, चाहे लड़कियों का पीछा करना है या लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि पुरुष वर्ग का इसमें काफ़ी हाथ है। उसका कारण क्या है कि हमारे घरों में आज भी जो बड़े फैसले हैं वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। तो अक्सर कह दिया था ठीक है इसकी 10वीं होगी, चलो इसकी शादी कर दो, शादी कर दो और बस उसके बाद बोझ उतरा, फिर लड़की सुखी या दुखी हो जैसी भी है। ऐसी अगर ऑनर किलिंग आप देखते हो तो आप कभी भी देखिए कि महिला का तो रेयर टू रेयर उसमें हाथ मिलेगा, पुरुष ही उसमें ज़्यादातर हिस्सा लेते हैं और नाक के कारण वो जो है अपने ही बच्चे का जो है कत्ल कर दिया जाता है, या हम तेज़ाब फेंकने की समस्या देख रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान तब होगा, महिलाएं इन सब से जूझ रही हैं और उनसे कब बच पाएंगी। एक तो उनको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, एक उनको मजबूत होना पड़ेगा। जैसे एक ऐसी कहानी भी मैंने लिखी है कि उसको जैसे पता लगता है कि उसकी बेटी की आज रात को ऑनर किलिंग की जाएगी, मारा जाएगा, उसके चाचा और उसके फादर और ये सब प्लान करते हैं, तो चुपचाप एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। जैसे वो आते हैं गाड़ी में लड़की को डाल के लेके जाना चाहते हैं तो वो एकदम लाइट ऑन कर देती है और सामने पुलिस खड़ी होती है। तो माँओं को इस तरह से आगे आना पड़ेगा, बहनों को, भाभियों को, सबको मजबूत होना पड़ेगा और इस तरह से पक्के दृढ़ निश्चय से ऐसे फैसले लें तब। और अगर लड़की को स्कूल से उठाया जाता है तब भी माँ या दादी या चाची वो आगे आए कि ये लड़की को हम पढ़ाएंगे, या उसकी छोटी उम्र में शादी की जाती है, ऐसा फैसला लिया जाता है, तब भी परिवार की औरतें आगे आएँ और मजबूत होएं और डरें नहीं इस चीज़ में। इस कहानी में भी एंड में यही होता है कि वो उसके पति जो कहता है भी अच्छा तेरा ये सब करा धरा है, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं अपने शादीशुदा जीवन की शहादत देकर 4 परिवारों को बचा रही हूँ। ये जो कत्ल में 4 लोग तुम शामिल हो जाते और मेरी बच्ची की ज़िंदगी भी मैंने बचा ली। तो जब महिलाएं इस तरह के दृढ़ निश्चय के साथ आगे आएंगी, अच्छे कामों के लिए डरना नहीं है, बिना झगड़ा करे दृढ़ निश्चय के साथ, यूनिटी के साथ वो आगे बढ़ें और महिलाओं को साथ में जोड़ें और अच्छे कार्यों में योगदान दें। तो मैम, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगी कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो समाज में काफ़ी बुराइयाँ फैली हुई हैं, उनको दूर करने के लिए कार्य करें और युवा वर्ग को जागरूक करें। युवा वर्ग को हमने ये संदेश देना है कि जो समय ये है आपका बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये समय लौट के नहीं आता। फिर आपको बहुत पछतावा होगा कि उस समय मैं सही दिशा में चलता, मैं कोई अपना काम करता, मैं सही शिक्षा ग्रहण करता और अपने कार्यों के माध्यम से आत्मनिर्भर हो जाता, अपने परिवार को सुख देता। बहुत सारे युवा जो हैं अपने माँ बाप को काफ़ी परेशान करते हैं, उनकी जो बहुत सारी मांगें, डिमांड्स ऐसी होती हैं जो माँ बाप कभी पूरा नहीं कर सकते या उनको उसके लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। तो उन युवाओं को संदेश दीजिए, उनको सही राह पे लाइए, उनको कामों के साथ जोड़िए और जब उनके अंदर इस तरह का स्वस्थ वातावरण हम पैदा कर देंगे तो समाज को ठीक होने में तो देर लगेगी नहीं, अपने आप सारा वातावरण जो है वो अच्छा हो जाएगा। आप जैसे युवा वर्ग इस चैनल को चला रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि आप जैसे बच्चे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इसमें कार्य कर रहे हैं, समाज को की तरफ जो आपका रुझान है कि उसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी सोच है जिसमें आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। थैंक यू मैम। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने मैम के विचारों को सुना, महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा कि किस प्रकार से समाज में बुराइयां ख़त्म हो सकती है, साहित्य के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा। तो ऐसे ही आपको समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलवाता रहूँगा। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।